हमारे यहाँ पर एक प्रोफेसर हिंदी के थे कॉलेज के अंदर, और जब भी उनको कोई जाकर के कहता भाई साहब डॉक्टर साहब ये तो आपकी तरफ से गड़बड़ हुई है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। कह लगे भाई मैं तो स्वभाव से अल्पज्ञ हूँ, कम जानने वाला हूँ, पहले भी बहुत गलतियां कर चुका हूँ। कोई बहस नहीं करते थे मेरी गलती कैसे हो गई, मैंने क्या कर दिया इसमें, कभी नहीं। हाँ जी इसमें मेरे से ही गलती हुई है। लोगों ने कहा भाई ये हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, उनकी गलती होती भी थी तो भी कोई नहीं जाके कहता था। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में कोई हमारी गलती ना निकाले, हम सब ये चाहते हैं, बड़ी से बड़ी गलती करने के बाद भी ये चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है, हर बात के ऊपर आप ये कह दीजिए कि गलती मुझसे हुई है। इससे उल्टा वाक्य हम सब आज तक बोलते आ रहे हैं। क्या ये तौलिया रखा हुआ है यहाँ पर, ये तुमने रखा है, मैंने थोड़ी रखा है, और यहाँ पर एक बाल्टी पानी और डाल जाया करो, ये तौलिए से तुम्हारा काम नहीं चलता है। 20 साल हो गए तुमको कहते कहते, अब इसकी जगह उल्टा कहना शुरू कीजिए। तौलिया यहाँ पर रखा हुआ आपको पसंद नहीं आता कि ये आपके पतिदेव जो हैं, आपके पुत्र जो हैं, वो यहाँ छोड़ करके गीला और चले जाते हैं, आपको पसंद नहीं आता, अभी तक आप उनको रोज नाराज होते हैं, अब आप उल्टा काम शुरू कीजिए। क्या उल्टा काम शुरू करना है, अब आपने ये कहना है कि ये आप जो है ना तौलिया यहीं रख के जाया करो, सोफे के ऊपर ही। बोले क्यों, बोले इसलिए रख जाया करो, कई बार आपके जाते ही कोई आ जाता है ना, तो लोग कहते हैं कहते गंदा करके जाते हैं, कहाँ कहाँ छोड़ के जाते हैं। फिर कोई 15 मिनट बाद आता है, वो कहता है अरे भाभी जी आपने तो कमाल कर दिया, सारी सफाई कर दी, अगर आप ये गड़बड़ नहीं करो और मैं सुधारूं नहीं तो मेरी प्रतिष्ठा कहाँ से होगी, तो आप तो यहीं छोड़ के जाया करो। और मैं हिलूंगी डुलूंगी कैसे, और हिलूंगी नहीं तो फिर तो मोटी हो जाऊंगी, सारी दुनिया कहेगी तो इतनी मोटी हो गई है, तो इसलिए आप तो सब चीजें और जूते मोजे ये सब फेंक करके जाया करो। आप बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है। अभी तक हम अपनी महिलाओं को क्या कहते हैं, ये रोटी किसने जलाई, अब की बार अब रोटी जल जाए, अब आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है कि तुमने कितना अच्छा किया, आधी ही तो रोटी जलाई है, बाकी आधी तो बिल्कुल ठीक है, मैं ये वाली आधी खा लूंगा। देखने का तरीका है ना, आप ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, आपको रोटी जो जली हुई रोटी होती है वो क्या सारी जली हुई होती है कि उसमें एक कुछ आप खा ही नहीं सकते हैं, उसमें कुछ हिस्सा जला हुआ होता है, उसको निकाल करके एक तरफ रख दो, और उसके बाद में उसमें भी धन्यवाद कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई इसमें देखो कितना छोटा सा टुकड़ा जला हुआ है, बाकी सारी रोटी कितनी बढ़िया, या कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बोला तो इतना छोटा सा ही तो खराब है, ये सारी कितनी बढ़िया बनी हुई है, तो तुम तो बहुत बढ़िया रोटी बनाती हो। और रोटी जली हुई हो तब भी आप कह दो तुमने आज रोटी बहुत अच्छी बनाई है, इसमें बिल्कुल कुछ जला हुआ नहीं है, आप कहेंगे झूठी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा नहीं है। अगर आप किसी की प्रशंसा कर देंगे तो वो वैसा बन जाएगा। एक मकान बन रहा था, और मकान बन रहा था तो कुछ मजदूर वहां पर लगे हुए थे, सुबह से शाम तक काम किया, उसके बाद अपने औजार जहां कहां छोड़ करके और गंद सारा मचा करके और चले गए। तो ये जो महिला आई शाम को, वो भी कहीं काम करने जाती थी, शाम को आई, उसने देखा भाई ये क्या बेवकूफ लोग हैं, हम यहाँ पर रह भी रहे हैं और ये सारा फैला करके चले गए सारे के सारे। गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्से में ठेकेदार को ये नहीं कहा कि तुम्हारे मजदूर जो हैं वो सारा फैला करके गए। फोन करके क्या कहा भाई आपके मजदूर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं काम देख रही हूं, इतनी सफाई के साथ में काम कर रहे हैं, प्लस्तर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और एक बात मैंने जिसके लिए आपको फोन किया है वो मुझे और भी अच्छी लगी कि उन मजदूरों ने बाद में, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखते हुए, जरा सा भी गंद कहीं बिखरा हुआ नहीं है, उन्होंने सारा इकट्ठा करके एक जगह पर कर दिया है, सारे औजार समेट करके रख दिए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारा मकान बन रहा है, इतना बढ़िया काम करके गए। तो मैं तो आपको धन्यवाद करने के लिए फोन किया। अब ये ठेकेदार के पास में गई बात, ठेकेदार ने मजदूरों को कह दिया, क्या कहा भाई तुम एक काम करके आए हो, तुम्हारे लिए फोन आया हुआ है। उनको पता चल गया कि भाई हम तो ये नहीं करके आए थे, अगले दिन से वो अपने आप होना आरंभ हो गया। तो अगर हम अपने घर के वातावरण को अच्छा बनाना चाहते हैं, आज से सारी जिंदगी हो गई, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल, किसी को 50 साल, किसी को 15 साल, हर बात में गलती तेरी है कहते हुए, ये जो गड़बड़ हुई है ना इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें तो इन भाई साहब की गलती है, इसमें तो मेरी पत्नी की गड़बड़ है। एक व्यक्ति पूछने लगा, मजाक की बात है, क्या पूछने लगा, कहने लगा कि आदमी शादी करता क्यों है, क्या पूछता है कि आदमी ये विवाह करता क्यों है। तो कहने लगा भाई हर चीज की गलती की जिम्मेदारी सरकार पर भी तो नहीं डाली जा सकती है ना, तो इसलिए विवाह करता है भाई। अब घर में कुछ गड़बड़ हो रही है तो ये तो इन्होंने इनके कारण से हुई है।
ये देवी जी के कारण से हुए, हमने थोड़ा कुछ किया है, देख लो, पता कर लो। तो हमको इस वाक्य को, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, 1 घंटे के 2 घंटे के वक्तव्य में इस वाक्य को घर में लेकर के जाओ, आप मेरे कहने पर लेकर के जाओ। गलती मेरी है, घर में कहीं पर कुछ भी हो, जरूरी नहीं है बहुरानी ही बोले, बेटा भी हो सकता है, पिताजी भी हो सकते हैं, दादाजी, कोई भी हो सकता है, वो कह दे भाई इसके अंदर तो गलती मुझसे हुई है। इसको आप अपना करके देखो घर में, और 15 दिन अपना करके देखिए। आपको लगता है कि घर का वातावरण इससे अच्छा हो गया है, तो आप जीवन भर अपना लीजिएगा। और लगे कि भाई और बहुत गड़बड़ हो गई है, तो आप जो पहले चल रहा है उसको चलाते रहिएगा। तो ये इसको आप लेकर के जाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। परिवार के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए क्या करना होगा? सप्ताह में 10 मिनट तक, आजकल क्या होता है, बच्चे और बच्ची का, लड़के और लड़की का, युवक और युवती के विवाह से पहले दोनों के पास में बढ़िया बढ़िया फोन होते हैं और दोनों बातचीत करते हैं। ये साहब युवक जो है, लड़का बातचीत करा, क्या बात करा, अरे तुम्हारे बाल तो जो है ना वो फलानी एक्ट्रेस के जैसे हैं, वो सारी, वो भी फेल है इसके आगे, तो नाखून से लेकर बाल तक। पहले तो बातचीत होती नहीं थी, अब ये विवाह से पहले सारी बात कर चुके होते हैं, सारी बात पहले ही हो चुकी होती। इतनी प्रशंसा पहले कर देते हैं, बाद में प्रशंसा के लिए कुछ बचता ही नहीं, और बाद में फिर जो है ना गड़बड़ होती है सारी की सारी। तो आपने जो प्रशंसाएं पहले की है, आपको जीवन भर के लिए संकल्प करना है। एक क्या संकल्प करना है कि सप्ताह में 10 मिनट तक हम ईमानदारी से, जो पति पत्नी हैं वो खुशनसीब हैं, सब पतियों की पत्नियां नहीं होती हैं, सब पत्नियों के पति नहीं बचे हुए हैं दुनिया में। आप जाकर के पता कर लो, आपके यहां भी कोई ऐसे हो सकते हैं। अगर हमारी पत्नी जीवित है, अगर मेरे पति जीवित हैं, तो सप्ताह में 10 मिनट, चाहे आयु 80 साल की है, 85 की है, 75 की है, 65 की है, 45 की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्ताह में 10 मिनट अपनी पत्नी की ईमानदारी से प्रशंसा करनी है, वैसी ही प्रशंसा जैसी आपने विवाह से पूर्व की थी। और आपने ये नहीं सोचना, ये बात तो मैं पहले कितनी बार कह तो चुका, अब कितनी बार कहूं इस बात को। जब बुराइयां बार बार कह सकते हो, बुराइयां भी तो बार बार कहते हो, अब तक नहीं सुधरी तुम, है ना, अभी तक तुम नहीं सुधरे हो, बार बार एक ही बात कहते हैं ना उसमें, अब तक तुम वैसे हो, 20 साल पहले भी वैसे थे, तो अच्छाई को बार बार क्यों नहीं कहा जा सकता है? तो सप्ताह में 10 मिनट इस काम के लिए निकालें, ईमानदारी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करें, जो भी उसके अंदर अच्छाई हो। किसी व्यक्ति ने, विचारक ने ये लिखा, अगर आपको, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी जैसी बुरी पत्नी तो किसी की हो नहीं सकती, ये मेरे पल्ले पड़नी थी, मेरा दुर्भाग्य था, और वो पत्नी जो देवी है वो भी यही सोचती है। एक विचारक ने ये लिखा कि अगर आपको किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं दिखाई देता है तो आप अंधे हैं। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, और कुछ ना कुछ नहीं, अनेक गुण हैं, वो आपको देखने का सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए। तो यदि हम सप्ताह में, प्रति सप्ताह 10 मिनट के लिए अपनी पत्नी की प्रशंसा करेंगे, और पत्नी जो है वो पति की प्रशंसा करेगी, तो आपका वातावरण जो है वो अच्छा हो जाएगा। प्रातः काल उठ करके, किसी ने तो ये कहा कि आपकी सुबह से शाम तक, शाम को कोई लड़ाई हो गई है, सुबह उठ करके एक दूसरे को नमस्ते कर लो। और नमस्ते कौन पहले करे, ये झगड़े में मत पड़ो, जिसने पहले देख लिया वो पहले जाकर के नमस्ते कर लो। क्या घिस जाएगा इसके अंदर? पति ने नमस्ते कर ली तो क्या घिस जाएगा, पत्नी ने कर ली तो क्या घिस जाएगा? सुबह उठो और जाकर के, ओ रात गई बात गई। इतनी बार हमने अच्छी बातों को सुना हुआ है, रात गई बात गई, तो इसको हम अपने जीवन में क्यों नहीं अपना सकते हैं? तो सप्ताह में 10 मिनट इस बात को भी अपना करके देखिए, आपके घर का वातावरण जो है उससे अधिक अच्छा हो जाएगा। हमारे घर में कुछ बुजुर्ग होते हैं और वो कई बार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कैसी कैसी बातें होती हैं? एक परिवार में एक बुजुर्ग रहते थे और सुबह सेवानिवृत्त हो चुके थे, सुबह जल्दी तैयार हो जाते थे, 7 बजे तैयार हो जाते थे, और 7 बजे तैयार होकर के वो 2-3 सत्संगों में होकर के 8:30 तक घर आते थे, फिर आकर के नाश्ता करते थे। अब एक दिन 7 बजे जब निकलने लगे तो उन्होंने देखा, क्या देखा? कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना इसको, कि आपस में समझदारी की, उनकी दृष्टि में कुछ और है, मेरी दृष्टि में कुछ और है। 7 बजे निकलने लगे तो क्या देखा कि दरवाजे के बीच में एक लोटा रखा हुआ है। तो कह करके गए, बहू
ये लोटा उठा लेना, यहां दरवाजे में पड़ा हुआ है। अब उसके बाद अपना चले गए तो बहू जो है लोटा उठाने के लिए आने लगी। उसी समय उसको, उसके बच्चे छोटे थे, उनके रोने की आवाज आ गई। वो उनको जो है उठाने के लिए गए, उठ रहे हैं बच्चे, उनको उठाया, स्कूल के लिए तैयार किया, टिफिन तैयार किया। बीच में ये याद आता रहा कि लोटा उठाना है, लोटा बाबूजी कह करके गए हैं कि मुझे उठाना है। फिर चले, फिर वो पतिदेव की आवाज आ जाए, मेरी जुराब नहीं दिखाई दे रही है। अब वो 7 से 8:30 बज गए, जबकि उसको ये याद था कि मुझे लोटा उठाना है। ऐसा नहीं था कि वो उसको नहीं उठाना चाहती थी। और 8:30 बजे पिताजी वापस आ गए। पिताजी वापस आ गए और उन्होंने देखा 1.5 घंटे के अंदर लोटा नहीं उठाया। बहू की दृष्टि से नहीं देखा, अपनी दृष्टि से देखा। बहू की दृष्टि क्या है कि मैंने अभी किसी के रोने की आवाज आ गई, किसी का टिफिन तैयार करना है, सबका टाइम है, सुबह सुबह का समय है, और देखा 1.5 घंटे में लोटा नहीं उठा, और एक लात जो है लोटे को दे करके मारी कि इस घर में कोई मेरी नहीं सुनता है। जबकि आज तक उनकी सारी बातें पूरी हो रही थी। इस घर में कोई मेरी नहीं सुनता है, चला जाऊंगा यहां से और कहीं आश्रम में ही जाकर के रह लूंगा। और घर के अंदर जो है सारा वातावरण जो है उलट पुलट हो गया। तो हम अगर बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो कम से कम हमको दूसरे के पक्ष से भी चीजों को समझना चाहिए कि दूसरे पक्ष में समझने का प्रयास तो करूं। ऐसा क्या हो गया कि भाई जो है ना, आज तक अगर बहू रानी मेरी बात मान रही थी, आज ऐसा क्या हुआ कि भाई 1.5 घंटे के अंदर एक छोटा सा जो 1 मिनट के अंदर हो जाने वाला काम था वो नहीं हुआ। तो हम अगर बड़े हैं, हम अगर बुजुर्ग हैं, तो हमको ये ध्यान करना है कि हमारी प्रतिक्रिया ये बच्चों जैसी ही प्रतिक्रिया है, ये बड़ों जैसी प्रतिक्रिया नहीं है कि मेरा कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई मानता नहीं। ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई घर होता है क्या? अगर नहीं मानता होता तो आप कैसे वहां पर रह रहे होते? तो वहां पर रह रहे हैं तो एडजस्टमेंट जो है ये बच्चों को तो करनी ही होती है, बहुओं को तो करनी ही है, लेकिन बड़ों को भी थोड़ा ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उनकी वजह से अगर वो घर के कार्यों में उतना योगदान आज नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम उनकी वजह से कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। हो ऐसा भी सकता था कि हम अपनी नाक को थोड़ा नीचे कर लेते और लोटे को उठा करके पहले ही रख देते। ऐसा भी हम कर सकते हैं अगर करना चाहें। वो नहीं होता और कभी हमारी कोई बात नहीं मानी गई है तो दूसरे के पक्ष को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। हम अगर गलती करते हैं तो हमारे गलत काम से हमारे बच्चे हमारे समर्थक नहीं होते। कई जगह पर ऐसी संभावनाएं हैं कि आपको रिश्वत मिल जाती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आपको अच्छी खासे पैसे जो हैं ऊपर से मिल जाते हैं, और घर जाकर के हम बड़े आनंद से बताते हैं आज मैं ऊपर से इतना कमा करके आया हूं। वो तनख्वाह तो ठीक है आती है, 1 तारीख को आ जाती है, 2 तारीख को, 10 तारीख को आती है, लेकिन आज मैं ऊपर से क्या कमा करके आया इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक व्यक्ति के, एक बच्चे के पिताजी जो हैं वो रिश्वत लिया करते थे। रिश्वत लेते थे तो एक दिन क्या हुआ, वो भी माल मारता था। खाते तो सारे ही हैं, रिश्वत के पैसे से जो सामान आएगा, जो कपड़े आएंगे सबके लिए आएंगे, केवल रिश्वत लेने वाले के लिए तो आते नहीं। अब एक दिन लड़ाई हो गई पिता के साथ में बेटे की, लड़ाई हो गई तो घर छोड़ करके चला गया। घर छोड़ करके चला गया, दोस्त के पास में चला गया और कहने लगा जी मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगा, अब तेरे साथ ही रहा करूंगा मैं। बोले क्या हो गया, तेरे पिता इतने अच्छे हैं, माँ तेरी इतनी अच्छी, घर तेरा इतना अच्छा, क्या कमी है तेरे को माँ? कह लगे क्या कहाँ का अच्छा है, गंजा रिश्वत लेता है, क्या बात कर रहा है तू? अब हमारी जो बुराई है, हम सोचते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारे बच्चे हमारी बड़ी प्रशंसा करेंगे, जो बुराई है वो कभी ना कभी हमारे आड़े आकर के खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर के अंदर कभी गलत धन जो है वो न जाए। घर में हमको अपने से बड़ों की बात को मानना चाहिए। नहीं मानते हैं तो उससे क्या हानि होती है? पंचतंत्रकार ने बड़ी सुंदर बात को लिखा है। वो लिखता है कि कुछ बंदरों को राजा की रसोई से दाल भात उठा करके, चोरी करके और चुराने का, खाने का चस्का लग गया। जब दोपहर को 12 बजे के आसपास दाल की सुगंध आती थी तो ये बंदर जो है दौड़ करके कोई ना कोई चला जाता था अंदर रसोई में, और कोई रोटी उठाता था, कोई दाल का जो कुछ मिला उठा करके अपना भाग आते थे, और अपना गिरा करके कहीं पर कुछ खा लिया, कुछ पड़ा रहा। एक बूढ़ा बंदर उनमें से था, वो उनको समझाने लगा, कहने लगा भाई ये जो तुम दाल भात खाते हो ना, इससे तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। बोले हमारे प्राण कहां से संकट में पड़ेंगे? इतना मजा कर रहे हैं और ये बूढ़ा जो है, बूढ़ा बंदर, ये सठिया गया है,
हम सोचते हैं ना हमारे बुजुर्ग जो हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इनको पता आता कुछ है नहीं दीन दुनिया का, बातें बनाते हैं। तो बूढ़ा बंदर क्या कहने लगा, क्या कहता है, भाई इससे तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। बोले प्राण संकट में कैसे पड़ जाएंगे जी हमारे? बोले तुम ये जो रोज उठा करके भागते हो तो रसोइये तुमको कुछ ना कुछ उठा करके दे करके मारते हैं, कभी कड़छी उठा के मारते हैं, कभी कुछ और मारते हैं, कभी ऐसा भी तो हो सकता है। बोले कैसा हो सकता है कि वो चूल्हे में रखी हुई लकड़ी जो है वो तुमको दे करके मार दें? बोले ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बोले हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? उनको गुस्सा आया हुआ हो और कुछ नहीं दिखाई दे, लकड़ी उठा करके मार दे। बोले अगर हो गया फिर क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, हम तो उछल कूद के अपनी आग बुझा लेंगे। बोले आग बुझाने के लिए तुम यहाँ पानी जो पास में है वो अश्वशाला में है, घुड़साल के अंदर है, तुम वहां चले जाओगे। बोले फिर क्या होगा? और कहने लगे वहां पर नीचे बहुत सारी घास फूस रहती है, सूखी घास बहुत रहती है वहां पर, तुम्हारे आग लगे हुए शरीर के कारण से उस सूखी घास को आग लग जाएगी। अच्छा, बोले इतनी लंबी कहानी बना ली। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद में घोड़ों को आग लगेगी, उससे उस घास से घोड़ों को आग लग जाएगी। बोले फिर क्या होगा? कह लगे घोड़ों के जो शरीर में जल जाता है ना, तो उसके लिए बंदर की चर्बी उसका इलाज होता है। राजा सारे बंदरों को पकड़वा लेगा और तुम्हारी चर्बी से अपने घोड़ों का इलाज करेगा। ये घटित हो सकता है, इसलिए ये दाल भात का चस्का जो है वो छोड़ दो, ठीक नहीं है। वो कह लगे नहीं तो तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। बूढ़े हो गए हो, ला करके खिला देते हैं, उसके बाद भी तुम्हारे बात नहीं समझ में आती है। हम जो खा पी रहे हैं हमारे बीच में आ जाते हो तुम। कह लगे ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, नहीं मानते तो। वो बूढ़ा बंदर जो है कहीं दूर जंगल में जाकर के रहने लगा, उनसे अलग हो गया, उनके झुंड से अलग हो गया। और एक दिन जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसी की वैसी घटना घटी। घोड़ों को आग लग गई, वो जल गए थोड़े से, और उसके बाद राजा ने बंदरों को पकड़वाया और उनकी चर्बी से उन घोड़ों का इलाज करवाया। तो बुजुर्गों की बात को हमको ये सोच करके नहीं टाल देना चाहिए, वो ये तो बड़े हो गए, इनको क्या पता दीन दुनिया का, उनके पास बहुत लंबा अनुभव होता है, उस अनुभव का मुझे और आपको लाभ उठाना चाहिए। एक छोटी सी बात और कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। 11वें समोल्लास के अंदर ऋषि दयानंद एक नारायणदर्शी संप्रदाय की चर्चा करते हैं। कई बार हमारे परिवारों में विघटन जो है वो तथाकथित जो संप्रदाय चलते हैं, धर्म के नाम पर चलते हैं लेकिन होते संप्रदाय हैं, उनके कारण से हमारे घर में विघटन होता है। जैसे एक संप्रदाय ऐसा है, मैं उस संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, वो संप्रदाय पति पत्नी को भाई बहन बना देता है। आपके यहाँ पता नहीं है कि नहीं, हमारे यहाँ चलता है। तो ऐसे ऐसे संप्रदाय होते हैं। तो जब हम किसी की बात को, कोई धार्मिक बात भी कहीं पर कही जा रही हो, धार्मिक स्थल पर कही जा रही हो, तो अपना दिमाग वहां पर साथ में लेकर के जाएं। ये नहीं कहे तो ये तो जो गुरु जी ने कह दी है, अपने दिमाग को लेकर के जाएं। अपने घर में अप्लाई करने से पहले अपने दिमाग से सोचें कि ये बात ठीक है कि नहीं। वो क्या लिखते हैं कि एक नारायणदर्शी संप्रदाय चला। कैसे चला कि एक चोर था, और चोर जो था वो चोरी बहुत बढ़िया किया करता था। तिजोरी तोड़ना, हाथ साफ करना, जेब साफ करना उसके लिए बड़ा आसान काम था। एक बार पकड़ा गया, 2 महीने की जेल हो गई। 2 महीने बाद फिर तीसरे दिन ही चोरी बढ़िया और बड़ा हाथ मारा, फिर पकड़ लिया, फिर 6 महीने के लिए जेल में रहा, फिर उसके बाद फिर पकड़ लिया। चौथी बार जब वो आया, बार बार पकड़ा जा करके, फिर चोरी करे फिर चोरी करे, तो न्यायाधीश ने कहा भाई ये तो बात मानता नहीं है, चोरी करने से हटता नहीं है, इसके ऊपर 2 महीने 6 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या करो, इसकी नाक काट दो, नाक काट दो, इसको याद रहेगा जीवन भर जब तक जीवित रहेगा, और नाक इसकी दोबारा ना लगने पाए तब तक ध्यान रखो इसका। उसकी नाक काट दी गई। अब मुझे और आपको कोई कहीं पर पानी ना पूछे जरा सा, अरे आज तो मेरी नाक ही कट गई, ऐसा बोलते हैं हम लोग। थोड़ा सा कोई जो है ना उंगली कर दे, अरे तूने ऐसा कैसे कर दिया इतने, अरे भाई साहब मेरी तो नाक ही कट गई आज। हमारी असल में नाक कटी नहीं होती, लेकिन हम मान लेते हैं कि इतने में हमारी नाक कट गई, उसकी असल में कट गई। असल में कट गई तो दिमाग बहुत तेज था उसका, सोचने लगा भाई इसका क्या फायदा उठा सकता हूं मैं, कटी नाक का नकटे होने का क्या फायदा उठा सकता हूं। चौराहे पर खड़े होकर के दिमाग में कुछ बात आई। दुष्ट व्यक्तियों के भी कई बार दिमाग बहुत होते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से। क्या दिमाग में बात आई, वो चौराहे पे खड़े होकर के नाचने लगा। नाचने लगा तो किसी ने पूछा, अरे भाई एक तो नाक से खून बहा चला आ रहा है, नाक तेरी है नहीं और तू नाचने लग रहा है, क्या बात होगी, नाच क्यों रहा है? कल बस पूछो नहीं, नाचने तो बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। उसको दूर कर दिया। दूसरे तीसरे चौथे ने किसी ने पकड़ लिया उसको,
कह लगे पहले बता, हम सारे पूरे खड़े हुए हैं, हम इतने दुखी हैं, तू अपना नकटा होकर के नाच रहा है, पहले बता फिर नाचने देंगे तेरे को। कह लगे बस पूछो नहीं, कह पहले बता तू क्या बात हो गई है। कह लगे मेरे को साक्षात चतुर्भुज नारायण नजर आते हैं। बोले हम भी यहीं खड़े हैं, हमको क्यों नहीं नजर आते। कह लगे तुमको नाक की ओट हो रही है, मुझे यहां नजर आ रहे हैं। बोले अच्छा साक्षात चतुर्भुज नारायण, हाँ हाँ नजर आ रहे हैं। उसने कहा भाई दुनिया के अंदर झगड़े झमेले बहुत हैं, भाई तू मेरी भी नाक काट दे, मैं भी भगवान के दर्शन कर लूंगा। उसकी नाक कट गई। अब कान में गुरु मंत्र दिया गुरुजी ने, ये गुरुजी थे वो चेले जी, चोर जो है वो गुरुजी बन गया। क्या गुरु मंत्र दिया, देखो भाई नाक न तुम्हारी रही न हमारी रही, अब या तो लोगों को कह दो कि साक्षात चतुर्भुज नारायण नजर आते हैं, नहीं तो ठट्ठा बहुत होगा तुम्हारा, हम तो ऐसे ही आदमी हैं, हमारा तो कुछ नहीं है, हम कहीं और चले जाएंगे। उसने भी कहा भाई अब तो यही कहने में मजा है। ये भी कहने लगा जी नारायण नजर आते हैं। ऐसे करते करते 1000 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, और 1000 व्यक्ति, कोई नाक वाला गुजरता था, उसको क्या कहते थे, ये कहते थे ये नक्कू है नक्कू, इसको कभी नहीं भगवान मिलने वाला। जैसे कहीं रिश्वतखोर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो ईमानदार आदमी को देख के क्या कहते हैं, अरे टूटी साइकिल वाला ये जा रहा है, इसके पास कभी कुछ नहीं आने वाला। जैसे लोग इकट्ठे हो जाएं दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। अब ये चर्चा जो है राजा के पास में चली गई कि कोई संप्रदाय है नारायणदर्शी संप्रदाय, उनकी नाक नहीं है, और वो कहते हैं भाई नाक काटेंगे और तुमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब राजा ने कहा भाई हम अपनी नाक कटवाएंगे सभा के अंदर। बोले क्यों कटवाओगे साहब। कहने लगे क्योंकि हमको भगवान के दर्शन करने हैं और कोई रास्ता तो है नहीं। तो कहने लगे ज्योतिषी जी को बुलाओ, मुहूर्त निकलवाओ। क्यों जी, नाक कटने का भी कोई मुहूर्त होता है क्या, नाक कटने का मुहूर्त निकलवाओ। अब वहां मंत्री बैठा हुआ था, उसने कहा भाई हमारे राजा की नाक कट जाएगी तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसने घर जाकर के अपने बूढ़े पिता को कहा, जो पहले मंत्री रहा था, कि हमारे राजा जो हैं वो नाक कटवाने जा रहे हैं। कह लगे क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे कोई संप्रदाय है, वो कहते हैं मेरे को भी ईश्वर के साक्षात्कार करने हैं। अब इसके बाद में वो बूढ़ा मंत्री जो है वो आ गया दरबार में, और वो आकर के कहने लगा महाराज क्या करने जा रहे हो, कि भाई नाक कटवाऊंगा। और क्या किस लिए कटवाओगे जी, नारायण के दर्शन करने। बोले ऐसा है मैं बूढ़ा हो चुका हूं, पहले मुझे दर्शन कर लेने दो। कह लगे ठीक है। तो भाई मंत्री जी का, भूतपूर्व मंत्री जी का निकालो, मुहूर्त निकालो, मुहूर्त निकल गया। उसके बाद एक बढ़िया सोने की थाली ले ली, एक चाकू बढ़िया सा ले लिया और चलने लगे। चलने लगे तो मंत्री ने कहा, बूढ़े मंत्री ने, भाई राजा और मंत्री अकेले अकेले चले अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सेना भी साथ ले लो। सेना भी साथ ले ली, और वहां जाकर के उस बूढ़े मंत्री की चोर ने नाक काटी। और नाक काटने के बाद में कान में कहा, मंत्री जी नाक न तुम्हारी रही न हमारी रही, अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हारा तो बहुत मजाक उड़ेगा, इतने बड़े आदमी और हमारे चक्कर में फंस गए तुम तो। अब इसने, मंत्री ने बात नहीं मानी चोर की, राजा के कान में जाकर के सारा कुछ कह दिया। उस समय उन सारों को पकड़ करके जेल के अंदर डाला। तो ऐसे ऐसे संप्रदाय भी दुनिया के अंदर बहुत सारे चल रहे हैं धर्म के नाम पर। तो हम जब कहीं पर भी जाएं, अच्छी जगह पर जाना चाहिए, अच्छी बात को सुनना चाहिए, लेकिन अपने घर के अंदर उसको अप्लाई करने से पहले ये विचार करना चाहिए कहीं मेरे परिवार के अंदर इससे कहीं कोई विघटन तो नहीं होने वाला है। संप्रदायों में बहुत जगह पर ऐसी ऐसी बातें हैं जिनसे आपके परिवारों के अंदर परेशानियां आ सकती हैं। तो ये थोड़ी सी बात आपके बीच में रखने का प्रयास किया। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।